हे गाइस, वेलकम है आपका आज के इस न्यू सेगमेंट में जारा बूस्टर सीरीज में, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशंस। और इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या होता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी बेसिकली एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी को मिला देते हैं, और हम एक ज्योग्राफिकल फीचर्स से रिलेट करके हम पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं, और कैसे जियो पॉलिटिक्स और वर्ल्ड की पॉलिटिक्स एक साथ काम करती है वो सब हम बताते हैं। तो चलिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये यूजीसी का फेवरेट क्वेश्चन भी है कि बाउंड्रीज और फ्रंटियर में क्या अंतर होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बाउंड्री जो होता है वो बस एक लाइन होता है जो कि दो अलग अलग इलाके को अलग करता है, ठीक है। जबकि फ्रंटियर जो होता है वो एक जोन होता है, ऐसा एक जोन होगा, और इस जोन में कुछ एरिया एक एक तरफ के बाउंड्री का होगा, कुछ कुछ एरिया एक तरफ के टेरिटरी का होगा। लेकिन ये एक जोन होता है, ना कि ये एक लाइन होता है। तो ये एक पूरा पूरा एरिया को कवर करता है, जबकि ये एक बस सिंगल लाइन को दिखाता है, जैसा कि आप इस पीडीएफ में देख भी सकते हैं। जो हमारा डेफिनेशन है कि बाउंड्री जो है वो एक डिफाइंड और लीगली रिकॉग्नाइज्ड लाइन है जो सेपरेट करता है दो पॉलिटिकल यूनिट्स को। जबकि फ्रंटियर जो होता है वो एक जोन होता है जो सेपरेट करता है, और ये अक्सर वेग होता है। वेग मतलब कि इसका कोई लिमिट नहीं होता, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। और ये पूरा प्रिसाइज होता है, ये थोड़ा सा फजी होता है, ट्रांजिशनल होता है, फिक्स नहीं होता है। इसका कंट्रोल फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, इसमें कंट्रोल नहीं होता है, अक्सर डिस्प्यूटेड होता है। इसका एग्जाम्पल आप इंडिया से रिलेट करके देख सकते हैं कि जैसे इंडिया नेपाल बॉर्डर है तो वो बाउंड्री है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान और चाइना का बात करें तो वो बेसिकली एक लाइन पे काम नहीं करता, वो एक फ्रंटियर बेस्ड प्रोविंस है जहाँ पर हम एक जोन को बोलते हैं कि ये हमारा जोन है, वो बोलता है हमारा जोन है। और जो फ्रंटियर होता है वो एक एज अ बफर जोन एक्ट करता है, जहाँ पे मिलिट्री अपने एक्सरसाइज वगैरह करती है और साथ ही साथ बोलती है कि ये हमारा टेरिटरी है। अब जो वो फ्रंटियर है वो ज़्यादा डायनेमिक होता है और स्टेबल होता है ये बाउंड्री। अब एग्जाम्पल समझते हैं बाउंड्रीज और फ्रंटियर में। बाउंड्री चार तरह की होती है: एंटीसीडेंट बाउंड्री, सब्सिक्वेंट, सुपर इम्पोज और रेलिक। तो एंटीसीडेंट बाउंड्री जो होती है वो नेचुरल तरीके से रिवर, बेस, लेक, माउंटेन्स किसी भी तरीके से बन सकती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्राजील, अर्जेंटीना और पराग्वे का बॉर्डर एक रिवर से सेपरेट होता है। उसी तरह सब्सिक्वेंट बाउंड्री में क्या होता है, कल्चरल डिफरेंशिएशन होता है दो पॉलिटिकल यूनिट्स के बीच में, जैसा कि चाइना और वियतनाम में आप देखते हैं। ये चीज़ इंडिया और पाकिस्तान में भी लागू होता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में साथ साथ में सुपर इम्पोज वाला बाउंड्री भी लागू होता है। इसलिए ऑफन वी डोंट give examples of India and Pakistan because there are some disputes related to regarding political geography and the boundary characteristics। और अगर हम सुपर इम्पोज बाउंड्री की बात करें तो वो आप अफ्रीका में देख ही सकते हैं, स्केल से उन्होंने खींच खींच दिया था सारी बाउंड्रीज को। और रेलिक बाउंड्री, जर्मन वॉल बहुत ही फेमस है। जो अभी जर्मन वॉल है वहाँ, लेकिन वो अब रेलिक बाउंड्री हो गया है, उसका कोई मैटर नहीं है, पूरा जर्मनी है और बीच में जर्मन वॉल है। दैट separates ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, बट दे आर नाउ homogeneous। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया जो अपना बाउंड्री शेयर करता है वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से करता है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान और नेपाल। ये यूजीसी में बहुत बार पूछा जा सकता है कि इंडिया अपना सबसे ज़्यादा बाउंड्री किससे शेयर करता है, तो आप इसको जरूर याद कर लें। इसके बाद आता है कि एक नॉटलैंड थ्योरी, बहुत ही फेमस थ्योरी है, और इससे रिगार्डिंग दिसंबर यूजीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि who rules East Europe command West command the heartland, and who rules the heartland command the world island, and who rules the world island commands the world। मतलब कि ये हमारा जो ईस्ट यूरोप है, ये यूराल माउंटेन के इधर, इसको जो कमांड करेगा वो करेगा पाइवोट एरिया को कमांड। पाइवोट एरिया मतलब हार्टलैंड, ठीक है। और हार्टलैंड को जो कमांड करेगा वो करेगा इनर क्रिशन को कमांड, मतलब वर्ल्ड आइलैंड। और जो इनर क्रिशन को कमांड करेगा वो पूरे पूरे वर्ल्ड को कमांड करेगा, मतलब इंसुलर और आउटर क्रिशन, ठीक है। अब इसमें कुछ फेजेस हैं, मतलब कि पहली बार में उन्होंने नहीं बताया था कि ये हार्टलैंड है।
तो वो चीज़ मैं आपको अभी इधर बताऊंगा कि 1904 में उन्होंने साउथ अमेरिका को इंक्लूड नहीं किया था और हार्टलैंड टर्म भी नहीं दिया था। 1919 में जब उन्होंने आउटर क्रिसेंट को इंक्लूड किया, जिसमें साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे कंट्रीज को उन्होंने इंक्लूड किया, अभी उन्होंने हार्टलैंड वर्ड का भी यूज़ किया था और फर्दर अपडेट के बाद ये चीज़ हो पाया था। अब हार्टलैंड जो है उसको हम सेंट्रल यूरेशिया कहते हैं, जिसको पाइवोट एरिया भी कहते हैं। इनर इनर मार्जिनल क्वेश्चन में यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया आता है। अब इसके काउंटर में एक थ्योरी दी गई थी स्पाइकमैन के द्वारा, जिसको बोलते हैं रिमलैंड थ्योरी। रिमलैंड थ्योरी क्या है कि 1944 में दिया गया। इस थ्योरी का नाम था ज्योग्राफी ऑफ पीस, किताब में इसको बताया गया था। इसको रिमलैंड थ्योरी कहते हैं। अब बहुत लोग समझ जाते हैं कि रिमलैंड नाम का कोई बंदा है। रिमलैंड नाम का बंदा नहीं है, रिम और लैंड को बताते हैं। लैंड का जो आउटर पार्ट है उसको रिम बोलते हैं, ये वाला पार्ट उसको रिम बोलते हैं, इसलिए इसका नाम रिमलैंड थ्योरी पड़ा था। तो अब ये रिमलैंड थ्योरी में उन्होंने इसको काउंटर हार्टलैंड थ्योरी को काउंटर करने के लिए एक स्टेटमेंट बोला था, हु रूल्स यूरेशिया कंट्रोल्स द डेस्टिनीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि यूरेशिया, आप देख रहे हैं कितना बड़ा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट जो है ये यूरेशिया है। तो उनका ये मानना था कि जो भी इसका जो रिम रिम वाला पार्ट है, जो भी उस पर ज़्यादा कंट्रोल जमाएगा, जियो पोलिटिकली डोमिनेंस रहेगा, वो पूरे पूरे यूरेशिया को कंट्रोल करेगा। और पूरे का पूरे यूरेशिया कंट्रोल करना मतलब कि आप पूरे के पूरे वर्ल्ड आइलैंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें की कॉन्सेप्ट यही है कि आप देख सकते हैं कोस्टल फ्रिंजेस ऑफ यूरेशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, जो मैंने अभी बताया, और इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये लैंड पावर की बात करता है, ये सी पावर की बात करता है। ये हार्टलैंड को कंट्रोल करने की बात करता है और ये कंटेन करने को बोलते हैं हार्टलैंड को रिमलैंड के द्वारा। अब रसिया और सेंट्रल एशिया जो है वो उसके की रीजन्स हैं हार्टलैंड के, जबकि रिमलैंड का की रीजन्स है यूरोप, मिडिल ईस्ट, इंडिया, साउथ एशिया, चाइना, etc। अब इंसान दो थ्योरीज में और कंफ्यूज होता है, रिमलैंड थ्योरी और महान का थ्योरी जो है, सी पावर थ्योरी और रिमलैंड थ्योरी। तो सी पावर मतलब रिमलैंड ने सी पावर की बात नहीं की थी, उन्होंने जियोपॉलिटिकली जो रिमलैंड है उस पे पावर की बात की थी, जबकि सी पावर का बात करते हैं महान। महान ने अपने इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री को 1890 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। ये दिया नहीं गया था 1890 में, 1890 में पब्लिश हुआ था। और ज्योग्राफी ऑफ पीस 1944 में पब्लिश हुआ था। अब जो महान है वो बात करते हैं सी और ओशियंस पे कंट्रोल करना वाया नेवल सुप्रीमेसी। ठीक है। और ये स्पाइकमैन जो है, स्पाइकमैन बात करते हैं कि लैंड से इंटरफेस में जियो पॉलिटिकली हम डोमिनेंस लाते हैं। जियो पॉलिटिकली जिनका डोमिनेंस होगा वो वर्ल्ड आइलैंड को कंट्रोल करेगा। महान जी ने बात बताया था कि मैरिटाइम चेक पॉइंट्स बनाएंगे हम लोग और सी लेंस पे कंट्रोल रखेंगे, और जो भी वेव्स को रूल करेगा वो वर्ल्ड को रूल करेगा। और फिर स्पाइकमैन के बारे में तो आपको पता ही है। अब उसी टाइम पे जब ये सारा थ्योरी चल रहा था महान वाला, तो दो चीज़ आता है, नेवी और मर्चेंट मरीन, जिसमें आप देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया आई और धीरे धीरे उन्होंने पूरा इंडिया को अपना कॉलोनी बना लिया। ये सब महान के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे उन्होंने बताया था। उस टाइम पे यूएस नेवी भी ग्लोबली डिप्लॉयमेंट हो रहा था और इंडो पैसिफिक में अपना स्ट्रेटजीज को फर्दर चला रहे थे। अब दो टर्म जो टर्म है जियो पॉलिटिक्स, उसको दिया गया था के जेलिन के द्वारा। अब जियो पॉलिटिक्स पॉलिटिकल ज्योग्राफी का सोल एंड स्पिरिट है ना। तो हम जानते हैं कि जियो पॉलिटिक्स का इवोल्यूशन हुआ कैसे। सबसे पहले तो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट में जो फ्रेडरिक रेटजल हैं उन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी सब दिया था, और ये फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी हैं। साथ ही साथ लेवेंस्ट्रम वे ऑफ लिविंग, और फिर द स्पेशल ग्रोथ ऑफ स्टेट्स। उसके बाद कार्ल हॉस्फर, ये बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी फील्ड में, जिनको डेविल ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी बोला जाता है। उसके बाद हार्फोर्ड जे मैकेंडर, इन्होंने इनके बारे में तो हमने भी पढ़ ही लिया, साथ में महान के बारे में पढ़ लिया, आइसिया बोमन। इनके इनके ये किताब का नाम आप जरूर याद रखें, ये एग्जाम में जरूर आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लेते हैं, जिसमें आसियान है, एपेक है, ब्रिक्स है, ईयू है, नाफ्टा है, सार्क है। ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने हर ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट ईयर, फुल फॉर्म
और कितने कंट्रीज़ हैं, कौन-कौन से कंट्रीज़ हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये डाला है। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें जितने भी कंट्रीज़ के नाम हैं, उनको आपको एक मैप में मार्क करना है और ऑब्ज़र्व करना है कि कौन-सा ऐसा कंट्री है जो रीजनली उतना पास नहीं है, स्टिल वो इस ऑर्गेनाइज़ेशन का मेंबर है। हर एक में आपको ये करना है। जैसे कि इस बार क्वेश्चन आया था उसमें यूएसए में कि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ओपेक ओपेक कंट्रीज़ हैं, उसमें उसका उनके मेंबर में कौन-सा कंट्री है जो शामिल है। उसमें वेनेजुएला था, जो कि एकदम सेपरेट कंट्री है साउथ अमेरिका में, और वो अफ्रीकन नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ और ये अरेबियन कंट्रीज़ के साथ मिलके एक ऑर्गेनाइज़ेशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स आते रहते हैं इंटरेस्टिंगली। और ब्रिक्स में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्रिक्स के जो अभी आप सुनते होंगे कि 5 या 6 कंट्रीज़ न्यू ऐड हुए हैं, तो वो कंट्रीज़ अभी परमानेंटली ऐड नहीं हुए हैं। उन पे अभी चल रहा है बात, क्योंकि अमेरिका जो है सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है, अगर वो कंट्रीज़ ऐड हो जाएँगे तो। तो अब देखते हैं फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है और वो कब तक ऐड हो पाते हैं अच्छे से। और ईयू में 27 कंट्रीज़ हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है ब्रेक्ज़िट। तो ब्रेक्ज़िट को आप ज़रूर ध्यान रखें कि ब्रेक्ज़िट मतलब होता है जब इंग्लैंड ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा था, तो उसे ब्रेक्ज़िट कहते हैं, ठीक है? ये 2020 के आसपास हुआ था। और नाफ्ता बस 3 कंट्रीज़ हैं, और बाकी सार्क में आप देख ध्यान दीजिएगा कि जो सार्क कंट्रीज़ हैं इसमें इसका ये हेडक्वार्टर बहुत ज़रूरी है। सार्क कंट्रीज़ का हेडक्वार्टर नेपाल, जबकि इतने बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं। इंडिया है, मालदीव है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इसके बावजूद इसका हेडक्वार्टर काठमांडू है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इलेक्टोरल ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो इलेक्टोरल ज्योग्राफी में सबसे पहला टर्म आता है फेडरलिज्म। ओके, तो फेडरलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि बताता है कि सेंट्रल और रीजनल जो गवर्नमेंट है, उसकी पावर्स कैसे डिवाइडेड है बेस्ड ऑन देयर टेरिटरी। अब इसमें स्पेशल वेरिएशन क्या होता है, वो डिफरेंट मैटर करता है साइज से, डाइवर्सिटी से, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से। ओके, इसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी क्या है उसका उसका कल्चरल डाइवर्सिटी कितना है, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। इसमें दो टर्म आता है, ड्यूअल फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। डुअल फेडरलिज्म में मैं एग्जांपल इसका यूएसए है, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको दोनों को एकदम सेपरेट सेपरेट पावर है। दोनों खुद के अनुसार अपने गवर्नमेंट को चलाती है, और सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं। जो कि इंडिया में क्वासी फेडरलिज्म, एक न्यू टर्म है क्वासी फेडरलिज्म, जिसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है शेयर ऑफ पावर, बट स्टिल जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास भी पावर्स होती है, लेकिन सुप्रीम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में आपको हर स्टेट का सिटीजन बन सकते हैं आप, ऐसा कुछ है, ठीक है। और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का भी है, और बाकी देश में ऐसा नहीं होता है। तो आता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत सारे हमेशा चलते रहते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू ईवीएम, डिफेक्शन लॉ, मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट, वोटर आईडी, और जो भी नोटा का यूज़ होना, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आती है। इनको आप एक बार जरूर पढ़ लें, और कब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था ये भी आप जरूर ध्यान रखें। अब हम आते हैं कि ये जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर। एक बार क्वेश्चन आया था यूजीसी में कि क्या एक पॉलिटिकल करिश्मा एक लीडर का इलेक्टोरल वोट्स को मैटर कर सकता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं, तो कौन कौन सा इलेक्टोरल वो बिहेवियर को अफेक्ट करता है, वो सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जो कि सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, साइकोलॉजिकल है, कल्चरल है, सिचुएशनल है, और मीडिया इन्फ्लुएंस से द्वारा है। ओके, अब जियो पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके अराउंड पूरा वर्ल्ड में जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, जिसमें कि आप जानते हैं कि यूएसए और कनाडा, चाइना, ये सारे देश हैं, ये जम के कार्बन एमिशन करते हैं। और साथ ही साथ जो कोप मीटिंग हुआ था, उससे भी यूएसए बहुत बार बोलता है कि हम इसके बातों को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये टर्म चल रहा है, और ग्रीन ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात चल रही है। इसी में आप जानते हैं कि ब्राज़ील जो है वो वर्ल्ड का सबसे मैक्सिमम ऑक्सीजन को अपने अंदर प्रोड्यूस करता है, और पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब जियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज भी है। इसमें रिसोर्स कर्स आपने एक टर्म सुना होगा, अफ्रीका में ये खासकर होता है। और बहुत सारे कंट्रीज सिर्फ इन्हीं रिसोर्सेज के दम पे पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करती है, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, रसिया है, अमेरिका है, चाइना है।
ऑलराइट। इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स भी होते हैं, साउथ चाइना सी, आर्कटिक अफ्रीका, ये सारे। अब कुछ कुछ मेल प्रैक्टिसेस हैं जो इलेक्ट्रल ज्योग्राफी में प्रिविलेंट है। इन मेल प्रैक्टिसेस में बताए तो सबसे पहला आता है जेरीमेंडरिंग। जेरीमेंडरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक एल्ब्रिज जेरी नाम के शख्स थे, और उन्होंने सैलमेंडर शेप का मैसेचुसेट्स में इलेक्टोरल जो वोटर्स हैं उनका मैनिपुलेशन किया था। इसमें डेलिबरेटली मैनिपुलेशन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी बाउंड्रीज का, जिसमें कि वोटिंग जो है उनके फेवर में हो जाए और वो आराम से जीत जाए। इसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे पैकिंग होता है, और भी होता है, क्रैकिंग होता है, और भी टर्म्स। इसी में दूसरा चीज है एक मैल अपॉर्चमेंट। मैल अपॉर्चमेंट में क्या होता है कि हम जो वोटर्स हैं, वोटर्स के जो इलाका होता है, जोन होता है, बूथिंग वो होता है स्टेशन, वो हम बदल देते हैं, जिससे कि हम पॉलिटिकल एडवांटेज गेन कर सके। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 20% कोई किसी एक ए आबादी का घर है, ओके, 20%, और यहाँ पे 40% किसी और का है, और यहाँ पे 10% किसी और का है। अब ये जो है 20 और 10%, ये इस पार्टी के खिलाफ है ना, तो हम इस पे 10% इसको दे देंगे, और यहाँ पे 20% छोड़ देंगे और इसको दूसरे इलाके में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये इलाका चला जाएगा किसी और के पास, और वो आराम से इसमें रूल करेगा, और दोनों पार्टी आराम से जीत जाएगा। इसी तरह इलेक्टोरल बायस होता है। कभी कभी आप जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, या फिर वो इलेक्शन कमीशन भी होता है, वो भी बहुत बार इलेक्टोरल बायस करती है बहुत सारे देशों में। आप ऐसा देख सकते हैं। डिलिमिटेशन मिसयूज। डिलिमिटेशन मिसयूज बहुत बार आप समझ सकते हैं कि माल अपॉर्चमेंट और जेरीमेंडरिंग से सिमिलर है, और इंडिया में बहुत बार बताया भी गया था। 2002 से 2008 में जो डिलिमिटेशन हुआ था, उसमें उसमें बहुत ज़्यादा डिले हुआ था, और साथ ही साथ गलत रिप्रेजेंटेशन हुआ था, ऐसा मानते हैं बहुत लोग। और उसके बाद अब पोस्ट वोटिंग और वोटर सप्रेशन, आप जानते हैं कि वोट देने नहीं जाने दिया जाता है बहुत किसी लोगों को, और उनके नाम पे फेक वोटिंग हो जाती है, टैक्टिकल वोट बाइंग, पैसा दे के वोट खरीदना। इसी में बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, रिचर्ड जॉनस्टन, जियो टेलर, केविन कॉक्स, इन सारे स्कॉलर्स का किताब का नाम वगैरह आते रहता है, तो आप ये सब भी जरूर पढ़ें। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस क्लास में पॉलिटिकल ज्योग्राफी के सेगमेंट में इतना ही। आगे हम लोग और किसी सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। टिल देन कीप सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।